नमस्कार दोस्तों, द सैफ्रन रिजरेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैसिडोनिया का राजा बनने के बाद सिकंदर ने कैसे हेलेस्पोंट को क्रॉस किया और एशियाई सरजमी पर दाखिल हुआ, और फिर उसने कैसे फारस के शाह डरायस को दो बड़े युद्धों बैटल ऑफ ग्रैनिकस और बैटल ऑफ इशूज में बुरी तरह हराकर आज के टर्की और सीरिया के इलाकों पर अपना कब्जा जमाया। और अब आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे आगे की कहानी। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना कि बैटल ऑफ इशूज में फारस का शाह डरायस तृतीय खुद शामिल हुआ था और युद्ध हारने के बाद मैदान छोड़कर भाग गया था ताकि वो फिर से अपनी सेना को इकट्ठा करके सिकंदर को चुनौती दे सके। इशूज के युद्ध के बाद सिकंदर के लिए मेसोपोटामिया के रास्ते फारसी साम्राज्य में और अंदर घुसने का मार्ग खुल गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फारसी साम्राज्य में और अंदर जाने की बजाय दक्षिण दिशा में कूच किया और मेडिटेरेनियन सागर के तटवर्ती प्रांतों को जीतने लगा। इसके तीन प्रमुख कारण थे। पहला कि अगर वो आगे बढ़ता है तो फारसी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले ये छोटे छोटे प्रांत उस पर पीछे से हमला ना करें। दूसरा, पर्शियन नेवी के अड्डों और बंदरगाहों को तबाह करना ताकि फारसी सेना को सिर्फ ज़मीनी लड़ाई के लिए मजबूर किया जा सके। और तीसरा, इन शहरों के द्वारा समुद्री रास्तों से किए जाने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना। इस कड़ी में अलेक्जेंडर बैटल ऑफ इशूज के बाद दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने लगा और फिनिशिया और मेसोपोटामिया के राज्यों को जीतने लगा। मित्रों, बता दें, फिनिशिया आज के लेबनान को कहा जाता है और उसी फिनिशिया यानी आज के लेबनान की राजधानी था उसका पुराना समुद्री शहर टायर, जो आज भी लेबनान में इसी नाम से जाना जाता है। टायर उस समय एक समुद्री शहर था और बहुत ही समृद्ध शहर माना जाता था। वहाँ पर 2-3 बंदरगाह थे जिन्हें किलेबंदी करके सुरक्षित रखा जाता था। टायर उस समय मेडिटेरेनियन सी के रास्ते से किए जाने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र था। टायर का प्रमुख दुर्ग उस शहर से थोड़ी दूर पर बने एक आइलैंड पर था। उसी दुर्ग पर उसके प्रमुख बंदरगाह थे। जब अलेक्जेंडर वहां पहुंचा तो टायर के लोग अपने शहर को खाली करके उस आइलैंड पर बने अपने मजबूत दुर्ग में चले गए थे। सिकंदर ने उस खाली शहर को पहले जमींदोस्त किया और फिर उसी के गारे से समुद्र के रास्ते पुल बनाने लगा। साथ ही साथ उसने अपनी कूटनीतिक चाल भी चली और टायर के लोगों को अपना सहयोगी बनने को कहा। लेकिन टायर के लोग फारस के शाह डरायस के वफादार थे, इसीलिए उन्होंने सिकंदर को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया। इससे बौखलाए सिकंदर ने आइलैंड पर बने उस दुर्ग की घेराबंदी शुरू कर दी और उस किले तक पुल बनाने का निर्माण कार्य तेज कर दिया। फिनिशिया के लोगों ने सिकंदर का बहुत बहादुरी से सामना किया और सिकंदर को 6 महीने तक रोक कर रखा। के योद्धाओं ने सिकंदर द्वारा बनाए गए पुल में आग लगा दी और सिकंदर की घेराबंदी को भी असफल कर दिया। अपने इस 6 महीने की घेराबंदी में सिकंदर की सेना के कई सैनिक मारे गए। अंत में साइप्रस के राजा की 120 जहाजों की नेवी की मदद से सिकंदर इस टायर के मजबूत किले को जीत सका। सिकंदर की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुर्ग पर अधिकार करने के बाद उसने 30,000 पुरुषों का कत्लेआम करवा दिया और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर यूरोप में बेच दिया। टायर पर कब्जे के बाद सिकंदर गाजा की ओर बढ़ा। गाजा का दुर्ग एक पहाड़ी पर था जिसे सिकंदर की आग के गोले वाले बरसाने वाली मशीन ने नुकसान पहुंचाया और अलेक्जेंडर ने गाजा के दुर्ग को भी जीत लिया। गाजा और फिलिस्तीन पर अधिकार करने के बाद सिकंदर इजिप्ट की ओर बढ़ा। इजिप्ट के लोग वैसे ही फारसी साम्राज्य से बहुत परेशान चल रहे थे, क्योंकि फारसियों के लिए इजिप्ट कोई देश न होकर मात्र एक रसद और धन की आपूर्ति का केंद्र बनकर रह गया था। इसलिए इजिप्ट के लोगों ने अलेक्जेंडर को अपना मुक्तिदाता मानकर उसका स्वागत किया और फराओ के तख्त पर बैठाया और अपना फराओ माना। इससे सिकंदर बहुत खुश हुआ और इजिप्ट को अपने राज में शामिल करने के बाद वहां का शासन इजिप्ट के लोगों को ही सौंप कर चला गया। अब सिकंदर को फारसी साम्राज्य में और अंदर घुसपैठ करने का मौका और समय दोनों मुनासिब लगा। इशूज के युद्ध में पराजित होकर भागने के बाद डरायस दोबारा अपनी सेना इकट्ठी करने में जुट गया था। बचा हुआ फारसी साम्राज्य अभी भी बहुत विशाल था, इसलिए फारसी सेना की इकट्ठी हुई संख्या 1.5 लाख से ऊपर हो गई थी। इस बार उसके पास फारसी साम्राज्य के मध्य एशियाई प्रांत से आई बैक्ट्रिया और सीथिया की बेहतरीन घुड़सवार सेना भी थी। साथ ही उसके पास थे सबसे घातक हथियार यानी फारसी रथ, जिनके पहियों में लंबे ब्लेड लगे होते थे। अपने विशाल सैन्य दल के साथ शाह डरायस तृतीय सिकंदर का मुकाबला करने चल पड़ा।
रूस के युद्ध से सबक लेकर डरायस ने इस बार युद्ध के लिए सक्री घाटी को न चुनकर एक विशाल समतल भूभाग को चुना ताकि वो अपनी बड़ी सेना की संख्या बल का पूरा फायदा उठा सके। सिकंदर ने इसके जवाब में पहले यूफ्रेट्स नदी को पार किया और फिर टिग्रिस नदी को पार करके अपनी सैनिक छावनी को एक ऊंची पहाड़ी पर जमाया ताकि वो विशाल फारसी सेना का जायजा ले सके। डरायस की सेना इस उम्मीद में थी कि सिकंदर रात के अंधेरे में ऊंची पहाड़ी से उतरकर उन पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह होते ही युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। इस युद्ध को हम बैटल ऑफ गौगामेला के नाम से जानते हैं, जो 331 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों बता दें कि गौगामेला जहां पर यह जंग हुई थी, यह स्थान आज के इराक के उत्तरी इलाके यानी इराकी कुर्दिस्तान में दोहुक शहर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर ने एक अजीबोगरीब रणनीति अपनाई जो आज तक किसी ने नहीं अपनाई थी। युद्ध शुरू होते ही सिकंदर के घुड़सवार सेना ने अपने व्यू की रचना के पैरेलल डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। मूव करते करते सिकंदर अपनी राइट विंग के पैरेलल डायरेक्शन में और आगे बढ़ता गया। डरायस को यह कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने सिकंदर पर हमला करने के लिए अपनी लेफ्ट विंग की पूरी घुड़सवार सेना को भेज दिया, जिससे डरायस की सेना के मध्य भाग में एक बड़ी दरार पैदा हो गई। सिकंदर इसी मौके के इंतजार में था और उसने अपनी पैरेलल डायरेक्शन में बढ़ती हुई घुड़सवार सेना को 160 डिग्री की दिशा में मोड़ा और फारसी सेना के मध्य भाग में पैदा हुई दरार में घुसकर डरायस पर सीधा हमला किया, जिससे डरायस के रथ का एक घोड़ा भी मारा गया। अपने ऊपर हुए इस भयंकर हमले से डरायस घबरा गया और एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गया। इस बार सिकंदर डरायस का पीछा करना चाहता था और उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन सिकंदर की सेना का लेफ्ट विंग जो परमीनियन के कमांड में था, उसे फारस की बैक्ट्रियन घुड़सवार सेना ने मुश्किल में डाल रखा था। सिकंदर ने एक समझदार सेना नायक की तरह पहले अपनी सेना को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। डरायस की गौगामेला में हुई शर्मनाक पराजय के साथ ही फारसी साम्राज्य, जिसे अकेमेनिड एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था, उसका पतन हो गया और सिकंदर बिना किसी रुकावट के अकेमेनिड एम्पायर की राजधानी बेबीलोनिया में दाखिल हुआ। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेबीलोनिया जो उस समय फारसी साम्राज्य की राजधानी थी, वही बेबीलोनिया आज इराक की राजधानी बगदाद से 30 किलोमीटर दक्षिण में बेबेल नाम के प्रांत में हिल्ला नामक शहर से जानी जाती है। बेबीलोनिया में डरायस का शाही खजाना भी था जो अलेक्जेंडर के हाथों में लग गया, जिसे उसने अपनी सेना में बांट दिया। तो मित्रों, ये थी अकेमेनिड एम्पायर यानी फारसी साम्राज्य के पतन की पूरी कहानी। इससे आगे की कहानी में हम आपको अगले भाग में बताएंगे बैटल ऑफ रॉयल पर्शियन गेट्स और सीज ऑफ पर्सिपोलिस के बारे में। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपके लिए कुछ रोचक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला सवाल है कि बैटल ऑफ गौगामेला कब हुई थी? दूसरा, गौगामेला आज कहाँ स्थित है और किस नाम से जाना जाता है? तीसरा, फारसी साम्राज्य जिसे अकेमेनिड एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था, उसकी राजधानी बेबीलोनिया आज किस नाम से जानी जाती है और कौन से देश में है? इन तीनों सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अपने हर वीडियो का कंटेंट मैं खुद रिसर्च करके लिखता हूं और फिर आपको सुनाता हूं। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो बेशक कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना सुझाव दीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां भारती।